हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि संतुलित भोजन क्या है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए और असंतुलित भोजन क्या होता है, उसमें किस प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए या नहीं होते हैं जिसके कारण वो असंतुलित कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था कि विटामिन के कुपोषण से कौन से विकार उत्पन्न या कौन सी बीमारियां हो जाती है। तो हमने कई प्रकार के विटामिन के बारे में अध्ययन किया था। उसके पश्चात हमने प्रोटीन के कुपोषण के बारे में अध्ययन किया। उसमें मुख्य रूप से होने वाली दो बीमारियां क्वाशियोकोर व मेरिस्मेस के बारे में अध्ययन किया था। हम अब अगला टॉपिक है अपना खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण यानी जिस प्रकार विटामिन और प्रोटीन की कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, उसी प्रकार खनिज लवणों की कमी से भी हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? खनिज कुपोषण के द्वारा होने वाले विकार। जैसे सोडियम धातु है जो हमें प्राप्त होती है नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध। ये हमारे शरीर में क्या करती है? मांसपेशी संकुचन यानी मांसपेशियों का संकुचन में तंत्रिका आवेश संचरण, यो तंत्रिका में जो आवेश जाते हैं उत्तेजन के, वो शरीर का विद्युत अपघटन, ये सारी क्रिया किसके द्वारा होती है? सोडियम के द्वारा होती है। परंतु यदि शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि सोडियम के द्वारा शरीर में कौन सी क्रिया होती है और उसकी कमी से कौन सी क्रिया बाधित होती है। तो ये क्रिया होगी और यही क्या होगी? बाधित होगी। अगला है पोटेशियम। अगला क्या है? पोटेशियम। ये सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। जितने भी खाद्य पदार्थ है उनसे में ये प्राप्त होता है। यह भी क्या करता है? मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, जो कार्य इसके द्वारा किया जाता है वही कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगला है कैल्शियम। ये हमें प्राप्त होता है दूध, अंडे और हरी सब्जियां, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके क्या कार्य है? विटामिन डी के साथ, ये विटामिन डी जो सूरज की किरणों के द्वारा हमारे शरीर में बनता है, उसके साथ मिलकर ये हड्डियों व दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो विटामिन डी के साथ ये नहीं मिल पाएगा और हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएगी और दांत हमारे कमजोर हो जाएंगे। फास्फोरस, ये हमें प्राप्त होता है दूध, हरी सब्जियां, सूखे मेवे जैसे काजू, किशमिश, यकृत और वृक्क यानी लीवर और किडनी। ये हमारे शरीर में क्या करता है? कैल्शियम से मिलकर हड्डियां और दांतों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। जो कैल्शियम का काम है वही फास्फोरस का है। अगला है लोहा तत्व। ये हमें यकृत, वृक्क और अंडे और मांस और गाजर और गुड़, इनसे हमें ये प्राप्त होता है। और ये क्या करता है? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण, जो रुधिर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और तो ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और ये ऊतक में ऑक्सीजन यानी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और रक्तहीनता और हमारा शरीर क्या है? पीला पड़ जाएगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की क्रिया पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। आयोडीन, नमक समुद्री भोजन और जामुन और काला नमक में पाया जाता है। इसके द्वारा हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है जो गले में होती है, उसके द्वारा ये थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होगा और हमारा गला सूज कर लटक जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? गलगंड रोग या घेंगा रोग बोलते हैं, जो आप मुख्य रूप से कभी कभी आपने देखा होगा। तो ये खनिज जो लवण है उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं शरीर में और इनके कमी से यही कार्य क्या होंगे? बाधित होंगे। तो ये खनिज कुपोषण से होने वाले रोग। अब अगला देखेंगे हम अगला टॉपिक है अपना पीने योग्य पानी के उपयोग, गुण और मानव स्वास्थ्य।
इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा पीने के पानी के गुण तथा मानव स्वास्थ्य, ये अगला टॉपिक है। तो हमें देखना है कि पीने का जो जल होता है उसमें क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर वो जल अगर दूषित है तो उसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये अध्ययन अपन को इस टॉपिक में या इस बिंदु में करना है। तो हम पहले देखेंगे कि पीने के पानी में क्या गुण होने चाहिए। पीने के पानी के गुण, तो पीने के पानी में मुख्य गुण होने चाहिए। पीने के पानी के मुख्य गुण होने चाहिए। पहला, पीने के पानी में आंखों से दिखने वाले कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पीने के पानी में आंखों से दिखने वाले कण वे वनस्पति नहीं होनी चाहिए। यानी पीने के पानी में आंखों से दिखने वाले कण, धूल, मिट्टी और या वनस्पति यानी पेड़ पौधों की टहनियाँ यह नहीं होनी चाहिए। ये पहला। दूसरा, पीने का पानी सूक्ष्म जीवों से रहित होना चाहिए, जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि। पीने का पानी सूक्ष्म जीवों से क्या है? रहित होना चाहिए। और सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तीसरा है, पीने के पानी का पीएच 7 होना चाहिए। यानी पीने के पानी का पीएच क्या है? 7 होना चाहिए। ना तो वो अम्लीय होना चाहिए, ना वो क्षारीय होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, पीने के पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। यानी पीने के पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। यानी ये 4 गुण धर्म पीने के पानी में होने चाहिए। यानी पीने के पानी में आंखों से देखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, पीने का पानी सूक्ष्म जीवों से रहित हो। सूक्ष्म जीव कौन से? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि नहीं होंगे। अगर ये होंगे तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। पीने के पानी का पीएच क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, 7। यानी पीने का पानी का पीएच क्या होता है? 7। यानी मीठा जल जो है उसका पीएच 7 माना गया है, तो वो होना चाहिए। पीने के पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए।
यदि पीने के पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो पानी दुर्गंध मारेगा, उसमें कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ उत्पन्न हो जाएंगे आदि। तो ये है पीने के पानी के गुण। अब अगला है पॉइंट, पीने के पानी के लाभ। पीने के पानी के लाभ, यानी पीने के पानी का क्या लाभ है, यानी हमारे शरीर में पानी का क्या लाभ है। तो पानी का क्या लाभ है, जब हम पानी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं या पीते हैं तो हमारे शरीर में उपस्थित कई प्रकार के जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो निष्कासित हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है, शरीर में कई प्रकार के संक्रमण नहीं होते हैं, शरीर के अंदर में एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा, टाइफाइड आदि बीमारियां नहीं होती है। शरीर के अंदर में कई प्रकार के विकार जो उत्पन्न होते हैं वो पीने के पानी के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो हम देखते हैं कि पीने के पानी के क्या लाभ है। अत्यधिक मात्रा में पानी के पीने से शरीर में उपस्थित जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है। नेक्स्ट, शरीर विभिन्न संक्रमणों, एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा आदि से बचा रहता है। शरीर विभिन्न संक्रमण, एलर्जी, फेफड़ों संक्रमण, अस्थमा आदि से बचा रहता है। अधिक पानी पीने से पथरी का खतरा टल जाता है। यानी पीने के पानी के क्या लाभ है, अतिरिक्त मात्रा में पानी के पीने से शरीर में क्या है, उपस्थित जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, शरीर में अनावश्यक चर्बी का जमाव नहीं होता है, शरीर विभिन्न संक्रमणों, एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा आदि से बचा रहता है। अधिक पानी पीने से पथरी का खतरा टल जाता है। अधिक पानी शरीर में रेशो या फाइबर की मात्रा बनाए रखता
हाँ है, यानी आदि पानी शरीर में रेशों की मात्रा बनाए रखता है। तो पीने के पानी के ये लाभ है। हम देखेंगे पीने के पानी के दुष्प्रभाव, कि पीने का पानी हमारे शरीर के लिए कब नुकसानदायक या हानिकारक हो सकता है। पीने के पानी के दुष्प्रभाव, पीने के पानी के दुष्प्रभाव। ऐसा जल जिसमें आंखों से दिखने वाले कण वनस्पति सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि उपस्थित रहते हैं, तो इनकी वजह से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे हैजा, पीलिया, कोलेरा, टाइफाइड, पेचिस, फ्लू, हेपेटाइटिस आदि। यानी पीने के पानी के दुष्प्रभाव, ऐसा जल जिसमें आंखों से दिखने वाले कण वनस्पति सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि उपस्थित रहते हैं, तो इनकी वजह से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे हैजा, पीलिया, कोलेरा, टाइफाइड, पेचिस, फ्लू, हेपेटाइटिस आदि। तो ऐसे पानी को दूषित पानी कहते हैं। तो ऐसे जल पानी को या जल को हम क्या कहेंगे? दूषित पानी। तो ये आपके पीने के पानी के दुष्प्रभाव। यदि आप खराब पानी पियोगे, गंदा पानी पियोगे, तो इस प्रकार की बीमारी आपके शरीर में हो जाएगी। अब अपना अगला बिंदु है बाला या नारू रोग। बाला या नारू रोग ये एक प्रकार का क्या है? कृमि रोग है। ये रोग राजस्थान में एक जटिल समस्या थी 2000 से पहले। बाला या नारू रोग ये कृमि रोग है
जो राजस्थान में 2000 से पहले एक गंभीर समस्या थी। इसका जो रोगजनक है जिसके द्वारा रोग फैलता है उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। जो रोग कारक है ये मनुष्य के शरीर में क्या रहता है, परपोषी रहता है, यानी मनुष्य के शरीर में रहता है, अपनी वृद्धि करता है। फिर ये जब इसके अंडे देने का समय आता है तो ये मनुष्य के शरीर से मल या शरीर के फोड़े या पुंसी के द्वारा बाहर निकलकर ये जल में जाके अंडे देता है। जब इस प्रकार का जल कोई स्वस्थ मनुष्य पीता है या व्यक्ति पीता है तो ये रोग उसमें भी हो जाता है। यह एक कृमि रोग होता है, जो 2000 से पहले राजस्थान में इसकी एक गंभीर समस्या थी। इस रोग का रोगजनक ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस परपोषी मनुष्य, परपोषी कौन है, मनुष्य। यह अंडे देने के लिए जल का उपयोग करती है। यानी ये कृमि रोग है, कृमि होती है कीड़ा, जो 2000 से पहले राजस्थान में क्या इसकी एक गंभीर समस्या थी। रोगजनक कौन है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और परपोषी कौन इसका, यानी किसके शरीर में ये पाई जाती है, मनुष्य। और जब ये अंडे देने का वक्त आता है, समय आता है, तो ये मनुष्य के शरीर में निकलकर जल में जाकर अंडे देती है। जब इस अंडे युक्त जल का जब स्वस्थ व्यक्ति सेवन करता है तो ये उनके शरीर में पहुंचकर ये इसमें बदल जाते हैं, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस में बदल जाते हैं और उसके शरीर में भी रोग हो जाता है। तो आज के लिए इस क्लास में यहाँ तक का अध्ययन हम करते हैं, बाकी का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे और आपको नमस्कार।